करते देवादिदेवी खजारट श्री मुनि सरनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए थोड़ा सा हमें चिंतन करना चाहिए। जो श्लोक लेकर के चल रहे थे, को अहम किद्रगुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्ययम नो चेदस्थाने नीतिर्भवेत्। पहला प्रश्न जीवन का, को अहम, मैं कौन हूँ। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, हम अपनी क्षमता को परख लेते हैं, मेरा पोटेंशियल क्या है यह समझ लेते हैं, उसके बाद अगली स्टेप आती है, आखिर मेरी क्वालिटीज़ क्या क्या है, मेरे गुण कौन कौन से हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम अपनी क्षमता को पहचान करके भी वो अचीव नहीं कर पाते जो चाहते हैं। बहुतों के साथ ऐसा होता है। समझ लेता है कि मेरा पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, आज थोड़ा उनके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा प्रश्न उठाया गया है इसमें, मेरे भीतर क्या क्या है ऐसा, कौन कौन से गुण हैं, एक यह एनालिसिस हमेशा होना चाहिए। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, बड़ा अच्छा दोहा है। जब उस दोहे को अपन सोचते हैं तो व्यक्ति और कहीं नहीं अपनी ही ओर लौट करके आता है। क्या था, क्या हूँ, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन इसी से आता है। मैं क्या था, वर्तमान में मैं क्या हूँ, भविष्य में मुझे क्या होना है, क्या बनना है। रे मन अब तो सोच, बार बार यह व्यक्ति को सोचना चाहिए। और जो व्यक्ति यह नहीं सोचता है, उसे लाइफ के एंड में सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं हासिल होता है, सिवाय पछतावा के। एक अफसोस उसके भीतर रह ही जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने लाइफ में बहुत से रिग्रेट्स होंगे। हम यह नहीं कर पाए, सोचा तो था कि लाइफ में, भविष्य में हम यह करेंगे। जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो छोड़ते समय व्यक्ति चिंतन करता है, रियलाइज करता है
अपने फ्लैशबैक में जाता है। उस समय वो महसूस करता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सोचा था करूँगा कभी ना कभी, लेकिन नहीं कर पाया। कई लोगों के कई रिग्रेट्स होंगे। ऐसा नहीं है, जीवन के अंत में ही वो पहचानता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाता है, एक फेज निकलते चले जाता है, वैसे वैसे वो महसूस करने लगता है, काश उस समय ये कर लिया होता, मौका मैं चूक गया। यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, मेरा अतीत कैसा था, पास्ट कैसा था। क्या हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं? कितने लोग अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं? कहा तो यही जाता है व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, है ना? हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। जो व्यक्ति पास्ट और फ्यूचर में जीता है वो अपने वर्तमान को खो देता है, उसे जीवन में कुछ नहीं मिलता है। यदि हम जिस हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं, जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस तो हमें वर्तमान में ही मिलेगा, एट दैट मोमेंट। जो इस मोमेंट को छोड़ देगा वो कुछ भी नहीं पाएगा, ऐसे ही कहा जाता है, नहीं कहा जाता। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं नहीं, हमें यह भी सोचना है कि हम क्या थे। अपने अतीत की ओर झांक करके देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि हम अतीत की ओर लौट करके चले जाएंगे तो हमारा वर्तमान हाथ से फिसल जाएगा, नहीं फिसल जाएगा। यदि हम भविष्य की कल्पनाएं करने लगेंगे, भविष्य के बारे में ज़्यादा प्लानिंग करने लगेंगे, तो भी हमारा प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो क्या फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए? प्लानिंग तो होना चाहिए। क्या अतीत को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? नहीं, तीनों ही इक्विवेलेंट होते हैं। जब तक हम अतीत की ओर झांक करके नहीं देखेंगे, हम वर्तमान में सुधार भी नहीं कर सकते। वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपनी हिस्ट्री को देखे। हिस्ट्री से हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। इतिहास को जब हम पलटते हैं, इतिहास के पन्नों को जब हम देखते हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र को देखते हैं जिन्होंने जीवन जिया, लेकिन कहाँ कहाँ वे गलती कर गए। उनकी उन गलतियों से बहुत बड़ा लेसन मिलता है। ठीक है, दूसरों की लाइफ स्टोरी के बारे में आप सोचते हो, पढ़ते हो, कभी अपने जीवन के बारे में भी सोचा करो, पढ़ा करो। कितने लोग अपना एनालाइज करते हैं, अपने आप को देखते हैं, परखते हैं। हमने अतीत में क्या क्या गलतियां कर दी, किन किन क्षणों में हमसे मिस्टेक्स हो गई, हम वे कार्य कर गए जो नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट के लिए नहीं कह रहे, पछताने के लिए नहीं कह रहे, सुधार के लिए। क्योंकि हमारा भविष्य उसी पर आधारित रहेगा। अवश्य सोचना ही चाहिए कि हम कैसे जिए। अभी तक की जो जिंदगी हमने जी ली है, अभी तक का समय जो हम व्यतीत कर चुके हैं, जो हमारे हाथ से जा चुका है, निकल चुका है, नो डाउट, अभी कल लौट करके कभी नहीं आएगा। वो जो जा चुका है वो आ नहीं सकता, हम भी मानते हैं जो जा चुका है। लेकिन जो हो चुका है
उसे तो हमें देखना ही चाहिए कि नहीं, हमने क्या क्या किया अतीत में। तो व्यक्ति को अवश्य चिंतन करना चाहिए। पहली सीढ़ी है मैं क्या था। कैसा था मैं, क्या क्या मैंने किया, किन किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, जो मैंने किया सही किया अथवा नहीं किया, क्या उसके अलावा कोई और रास्ता था कि नहीं था, कि जो मैंने रास्ते को चुना, जिस रास्ते पर मैं चला वही सही था, किसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। बिल्कुल, तभी हम इम्प्रूवमेंट अपने भीतर पैदा कर सकते, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। जैन शास्त्रों में एक बात आती है, एक प्रतिक्रमण की बात आती है, एक प्रत्याख्यान की बात आती है और एक आलोचना की बात आती है। 3 चीजें आती है उसमें। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, 3 वर्ड्स हैं। प्रतिक्रमण जो होता है हमारे अतीत का होता है, पास्ट का होता है। जो साधुचर्या होती है, मुनि की चर्या होती है, वो इन 3 को हमेशा साथ में लेकर के चलते हैं और डेली करने के लिए कहा है हम सबके लिए। और दिन में 1 बार करने के लिए नहीं कहा है, 3-3 बार करने को कहा है। जब जब प्रतिक्रमण की बात आती है, प्रतिक्रमण हमें हमारे अतीत में लेकर के जाता है और सबसे अच्छी शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है। प्रतिक्रमण हमारे लिए वो पास्ट को और दिखलाने वाला होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रतिक्रमण के साथ साथ वर्तमान भी देखना है, जिसे हम आलोचना कहते हैं। वर्तमान में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। बोले इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आलोचना के साथ साथ प्रत्याख्यान की भी आवश्यकता है। प्रत्याख्यान, भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक संकल्प, एक दृढ़ता भीतर की, एक नियम। तीनों इंटरलिंक्ड रहते हैं, तीनों कनेक्ट रहते हैं। यदि एक भी कड़ी छूट गई सब कुछ छूट जाएगा, एक भी कड़ी टूट गई तो लिंक चली जाएगी और लिंक जाने के पश्चात कनेक्शन टूट जाता है ना। जिससे आप कनेक्टेड थे अब कनेक्ट नहीं रह पाओगे। ऐसे ही होता है, इंटरनेट में भी तो ही होता है। थोड़ी सी लिंक जाती है तो कनेक्शन टूट जाता है। ये सारी तीनों प्रक्रिया, तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही हैं। वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए हमें पहले अतीत की ओर आना होगा। जब हम अतीत में आते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चिंता कर रहे हैं। इस बात को समझना। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम रिग्रेट कर रहे हैं, हम अफसोस कर रहे हैं। नहीं, जो व्यक्ति अपने अतीत को सोचता नहीं है उसका वर्तमान भी अच्छा नहीं हो सकता, और जिसका वर्तमान अच्छा नहीं है उसका फ्यूचर भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन भविष्य की वह इमारत वर्तमान की प्लिंथ और पास्ट की फाउंडेशन पर डिपेंड करती है। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है ना, उसकी फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के पश्चात एक प्लिंथ लेवल आती है, अब प्लिंथ के पश्चात
टेरेस होता है, ऊपर वाली स्टेजेस बाद में आती हैं। हमें दिखलाई बिल्डिंग दिखती का वो टेरेस नजर आता है, एलिवेशन नजर आता है, लेकिन हमें इसका फाउंडेशन नजर नहीं आता। प्रेजेंट भी हम देख सकते हैं, प्लिंथ भी हमें नजर आ जाती है, लेकिन ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ही डिपेंडेंट रहती है, आधारित रहती है। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी वो टिक नहीं सकती। हमारा भविष्य न केवल हमारे वर्तमान बल्कि हमारे पास्ट पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भविष्य की भी चिंता नहीं करना चाहिए, जो व्यतीत हो चुका है, अतीत में जा चुके हैं, उसके बारे में क्या सोचना, अब निकल चुका है, नहीं, उसके बारे में भी सोचना बड़ा आवश्यक है। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम नहीं कह सकते, हाँ आप ये कह सकते हो कि पास्ट और फ्यूचर तो दोनों अलग ही अलग हैं, वो कहाँ से कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड है कि नहीं है पता। फ्यूचर जो भविष्य में जो आएगा वो हमने देखा नहीं अभी भविष्य को, वो भी हमारे ही हाथ में होता है। और जो निकल चुका है वो भी हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। हम पीछे जाकर के उसमें सुधार नहीं कर सकते, ये तो हम भी मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पास्ट में जाकर के उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन पास्ट को देख करके, पास्ट को सोच करके वर्तमान को वो व्यवस्थित अवश्य बना सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पहले प्रतिक्रमण, फिर आलोचना, फिर बाद में प्रत्याख्यान। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, अतीत की ओर झांक करके देखते हैं, तभी हम रियलाइज कर पाते हैं कि हमसे कहां कहां, किन किन क्षणों में क्या क्या गलतियां हो गई हैं। उसके बगैर कभी संभव नहीं है। मैनेजमेंट में एक स्वॉट एनालिसिस आता है, सुना है नाम? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बेसिकली वो क्या है? किसी भी कंपनी की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है, स्वॉट एनालिसिस पर ही, इसी पर डिपेंड करती है। जब वो अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, वो क्या है बेसिकली? जब भी कोई कंपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचती है, फ्यूचर की ही बारे तो सोच रही है। जब भी वो सोचती है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, क्या वीकनेसेस बेसिकली क्या है? वीकनेस का एनालिसिस हम कब कर पाते हैं? मुख्यतः जो हम कर चुके हैं, जो मिस्टेक्स हमसे हो चुकी हैं, उसी को देख करके हम सोचते हैं, विचारते हैं, अरे ये हमारी कमियां हैं। तो कंपनी की सक्सेस स्वॉट एनालिसिस पर डिपेंड करती है। हमारे लाइफ की सक्सेस भी इसी प्रकार, इसी एनालिसिस पर डिपेंड करती है। और ये है तीनों, भूत, भविष्य और वर्तमान, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिना इसके संभव नहीं है। क्या कभी आपने अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस किया है? कंपनीज का स्वॉट एनालिसिस तो करते हो आप लोग, अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस कितने लोग करते हैं? कभी सोचा? नहीं सोचा? कोई हम अलग सी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? कोई अलग सी बात कर रहे हैं? वह भी तो एक एंटिटी है, कंपनी एक एंटिटी है, हम भी एक एंटिटी ही है, और क्या है? उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, हमारा भी एक एग्जिस्टेंस है। उसको आगे देखने के लिए पूर्ण रूप से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अपने जीवन का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं,
क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमें भविष्य में अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और कौन कौन से थ्रेट्स हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से एनालिसिस करना सीख लेता है, निश्चित रूप से मान करके चलना, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। वह व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा। जो होने वाला है उसे भी वो पहले से विजुलाइज कर लेता है। इन रियल लाइफ एज इन चेस, 4 थॉट विंस। एक बात आती है, शतरंज के खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो पहले से अपोनेंट की चाल को देख लेता है ना। शतरंज का खेल बिल्कुल ऐसे ही है। वही जीत सकता है जो सामने वाले की चाल को पहले से गेस कर लेता है, कौन से ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से कदम वो उठा सकता है। और जो उसके बारे में नहीं सोचेगा वो हार जाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। जिंदगी भी एक शतरंज का ही खेल है, नहीं? इसीलिए कहा इन रियल लाइफ एज इन चेस 4 थॉट विंस। जो पहले से देख लेता है, भविष्य में आने वाली चुनौतियों को पहले से भांप लेता है। इतना ही नहीं, पहले मैंने क्या मिस्टेक कर दी यह भी देख लेता है, उसको भी एनालाइज कर लेता है। वहां से मुझसे गलती हो गई, तभी तो मेरे यहां खेल बिगड़ गया था। एक खिलाड़ी होता है पूर्ण रूप से सभी प्रकार से देखने वाला होता है। हमारी जिंदगी भी, हमारा जीवन भी एक खेल ही की भांति है। हमें उस दृष्टि से उसे देखना होगा, उस दृष्टि से हमें समझना होगा, उस दृष्टि से हमें एनालाइज करना होगा। तो क्या थे हम, वर्तमान में क्या है, भविष्य में हम क्या बनेंगे। रे मन अब तो सोच। चलिए, क्या क्या सोचते हो आप अपने बारे में? जिंदगी के किन किन मोड़ों में आपने गलतियां की, और हर जगह लगाना उसे, अपने बिजनेस में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, अपनी फैमिली में भी, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। क्योंकि आप सिर्फ एक ही पार्ट अदा नहीं करते हैं, एक ही दिन में आप कई रोल अदा करते हैं। जब आप घर में होते हैं तब आप अलग भूमिका में होते हैं, जब ऑफिस में होते हैं आपका रोल अलग होता है, मंदिर में आ जाते हो आप अलग ही पार्ट को निभाते हो, और सोसाइटी में लोगों के साथ रहते हो, एक अलग भूमिका आपकी हो जाती है कि नहीं? एक ही तो नहीं रहते, एक ही पात्र नहीं रहते आप कभी भी। कोई भी व्यक्ति एक ही पात्रता को कभी नहीं निभाता, हर कदम पे वो अलग अलग भूमिका का निर्वाह करता है। जितने लोगों से मिलता है एक अलग ही रूप उसका नजर आने लगता है, नहीं आता। हो सकता है घर में आप लड़बड़ करके आए हों, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही आपका चेहरा अलग हो जाता है। हो सकता है ऑफिस में आप बहुत टेंस्ड हों, घर आते ही अलग ही रूप में आप आ जाते हो, सोसाइटी मेंबर से मिलते होंगे, कुछ अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते होंगे। कितनी भूमिकाएं व्यक्ति एक ही दिन में निभाता है, नहीं निभाता, कई भूमिकाएं निभाता है। तो हमें यह देखना है हर कदम पे, हर भूमिका में हमने क्या क्या किया है। पूरा सर्वांगीण होना चाहिए, एक ही एस्पेक्ट से कुछ नहीं होने वाला, हर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। विचित्रता यह है जब आप कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करते रहते हो
उस समय बड़े अच्छे से एनालिसिस कर जाते हो, है ना। लेकिन जब अपने रियल लाइफ की पॉलिसी डिसाइड करने की बात आती है, उस समय बड़े बड़े लोग भी मात खा जाते हैं। जो कंपनी में बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस बड़ी गजब की रहती है, एनालिटिकल स्किल्स बड़ी अच्छी रहती है, क्या हो जाता है कि रियल लाइफ में जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है, फैमिलीज की बात आती है, उनकी कैपेबिलिटी कहाँ चले जाती है? कभी सोचा है आपने? बहुत अच्छे डेजिग्नेशन में आप अपने लेवल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर आते ही, सोसाइटी में आते ही, अपने वालों के साथ आते ही क्या हो जाता? क्यों? वहां क्यों नहीं सूझता जो सारी बातें आपके जीवन में बाहर आपको सुझाई, सूझते रहती बड़ी आसानी से? क्या प्रॉब्लम आने लगता है? क्यों आप बायस्ड होने लगते हैं, रह पाते हैं? क्यों सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हो? क्या क्षमता नहीं है? क्षमता तो बहुत है। कोई व्यक्ति यदि एक क्षेत्र में, एक फील्ड में बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है, इसका मतलब है कैपेबिलिटी इसके भीतर तो है। जब हम एक फ्रंट में अच्छे से कर सकते हैं तो दूसरे फ्रंट में भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वहां क्यों वो असफल हो जाता है? दुनिया के क्षेत्र में सफलता पाने वाले अपने घर के क्षेत्र में क्यों असफल हो जाते हैं? बिजनेस में जो सफलता के झंडे गाड़ने वाले, लाखों को मैनेज करने वाले, 4 को मैनेज क्यों नहीं कर पाते? क्या हो जाता है? बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? क्या सफलता सिर्फ दुनिया के लिए? क्या सिर्फ अपनी कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए? क्या जीवन सिर्फ उसी का नाम है? क्या उसी फ्रंट में आप जीवन व्यतीत करते हैं? नहीं, बहुत एक छोटा सा फ्रंट है, बहुत बड़ा फ्रंट तो दूसरा रहता है, नहीं रहता। कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं लाइफ में आपके? क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? कहाँ पीछे रह जा रहे हो? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, सही निर्णय नहीं लेने दे पाती है, पीछे ढकेल देती है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? बहुत सरल तरीके से हम रख रहे हैं, और हर व्यक्ति ये विश्लेषण करता है स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का, लेकिन अपने जीवन में क्यों नहीं विश्लेषण हो पाता है? कंपनी का एनालिसिस आप बड़े अच्छे से कर जाते हो, लेकिन अपनी जिंदगी का एनालिसिस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सोचते? अच्छा, इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? बता सकते हो? हाँ, स्ट्रेंथ का कि वीकनेसेस का? वीकनेसेस का। हाँ, बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो हर एक का इंपॉर्टेंस है, लेकिन वीकनेस एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर जाते हैं। नहीं नेग्लेक्ट कर जाते? सबसे ज्यादा सोचना उसके बारे में चाहिए, क्योंकि आज तक हम वहीं से खोते आए हैं। हो सकता है हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हो, उस स्ट्रेंथ के बल पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं,
लेकिन एट द सेम टाइम उन वीकनेसेस को लेकर के हम बहुत कुछ खोते हैं। जब हम जैन शास्त्रों की बात करते हैं ना, उसमें 2 तत्व आते हैं। एक आश्रव तत्व आता है, एक संवर तत्व आता है। आश्रव यानी आना और संवर यानी रोकना। उसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप लोग। जब आप घर की केयर करते हैं, घर की साफ सफाई के बारे में सोचते हैं, घर में कचरा हो गया है, उसे साफ करना है, और साथ में विंडोज खुली हैं, धूल आंधी, धूल मिट्टी वहां से आ रही है, और आप अपने घर को साफ करते चले जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खिड़की से धूल मिट्टियां आते चले जा रही। जो धूल मिट्टी आ रही है वो आश्रव है। उस दरवाजे को बंद कर रहे हो, रोक रहे हो, वो संवर है। कचरा निकाल करके फेंक रहे हो, वो निर्जरा है। और साफ हो जाना, क्लियरिटी आ जाना, मुक्ति है, मोक्ष है। हर व्यक्ति चिंता करता है, हर व्यक्ति सोचता है घर साफ होना चाहिए, लेकिन जितनी मेहनत साफ सफाई के लिए की जा रही है, थोड़ा ये भी तो देखना है कि लूपहोल्स कौन से, कचरा कहां से प्रवेश कर रहा है, यह भी तो देखना जरूरी है। नहीं जरूरी। एक एग्जाम्पल और आता है शास्त्रों में। नाव है, उस नाव में छिद्र हो चुका है, नदी में है, नाव में पानी भर रहा है धीरे धीरे, और एक व्यक्ति नाव के पानी को खाली करते चला जा रहा है। उसे चिंता है नाव डूब ना जाए, इस कारण बहुत अलर्ट है, खाली करते चलो भाई, जितना पानी भर चुका है निकालते चले जाए, निकालते चले जाए। ठीक है, बहुत जरूरी है खाली करना। यदि नाव भर जाएगी पानी से तो तुरंत डूब जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस छिद्र को बंद करना जहां से पानी आ रहा है। नाव के भरे हुए पानी की चिंता बाद में कर लेना, चल जाएगा, लेकिन पहले उस होल को देखो जहां से वो पानी आ रहा है जो नाव को डुबोने वाला है, और छिद्र को बंद करना ही संवर तत्व कहा जाता है। रोक दो। यदि हमने उस छिद्र को बंद कर दिया, धीरे धीरे आप पानी न भी निकालो तो समय के साथ साथ सूर्य की रोशनी और ताप से वो कम होता चला जाएगा। हर व्यक्ति चिंता कर रहा है पानी निकालने की, लेकिन यह चिंता नहीं हो रही है कि पानी जहां से प्रवेश कर रहा है उस छिद्र को मैं बंद कर दूं। हर व्यक्ति चिंता कर रहा है मेरा घर साफ होना चाहिए, लेकिन यह नहीं देख रहा है कचरा कहां से आ रहा है। कंपनी में क्या करते हैं, एक तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करते चले जाओ, सेल्स बढ़ाते चले जाओ, टू अर्न हैवी मार्जिन। जितनी सेल्स बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, मार्जिन बढ़ती चली जाएगी, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कॉस्ट कटिंग करते चले जाओ। हाँ, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यदि आप अपने बिजनेस को उतना ही बढ़ाना चाहते हैं, उतनी ही ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सेल्स उतना बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं कि नहीं। सपोज किसी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन 10,000 रुपीज और आप अर्न कर रहे थे 1,000 रुपीज, 10% प्रॉफिट है। फर्दर 1,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक तरीका है
प्रोडक्शन डबल कर दिया जाए। जहाँ 10,000 वैल्यूएशन का प्रोडक्ट आ रहा था, 20,000 कर दोगे तो आपका प्रॉफिट 1,000 से 2,000 हो जाएगा। हो जाएगा, डबल हो गया प्रॉफिट। दूसरा तरीका है, क्यों ना 10,000 कॉस्ट को घटा करके 9,000 कर दिया जाए, तो भी प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगी, बल्कि रादर ज़्यादा हो जाएगी। अभी आप 10,000 में 1,000 रुपीज अर्न कर रहे थे, अब 1,000 रुपीज सेव कर करके आप 2,000 अर्न कर रहे हैं। कौन सा इजी है बताना थोड़ा सा? कौन सा इजी? सेल को डबल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप डबल सेल मीट कर पाओगे। एक दूसरा तरीका है, क्यों ना कॉस्ट को हम कटिंग करते चले जाएं। अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, हाँ थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, मैनेज प्रॉपरली करना पड़ेगा, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। होगा 10,000 से रिड्यूस करके यदि 9,000 आप प्रोडक्शन कॉस्ट ला लेते हैं और सेलिंग प्राइस उतना ही रखते हैं, तो आपकी मार्जिन अब सीधे डबल हो रही है। फर्स्ट केस में आपको टाइम डबल देना है, एनर्जी डबल देना है, इन्वेस्टमेंट डबल करना है, स्टाफ डबल करना है, सब कुछ डबल करना है। और सेकंड केस में कुछ रिड्यूस करना है, कुछ घटाना है। कौन सा इजी वे है? क्यों कीर्ति जी बता, हमारी बात समझ में तो आ रही, नहीं समझ में आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं? लाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे प्रश्न के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं अपन, कीदृक् गुणः, हमारे गुण क्या हैं, क्या होना चाहिए, कैसा हमारा विश्लेषण होना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। भले ही दूसरे चीज़ में हम लोग घटा पाएंगे, मगर वो घटाने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी समय देना पड़ेगा। हाँ, समय देना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, देना पड़ेगा। उसी समय में उसी इसमें वो नहीं हो पाएगा। और उसी के लिए जैसे अगर प्रोडक्शन आपको घटाना है या फिर उस प्रोडक्शन बढ़ाना है और कॉस्ट घटानी है, अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट भी होगी और समय भी लगेगा। और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो अगर उसी को समय तो दोनों में लगेगा, मगर पहले इसमें उसको आप नॉन तरीके से डबल करोगे, दूसरे तरीके में आपको तरीका भी ढूंढना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी। मगर वो अगर आप उसको कंटिन्यू करते गए तो सस्टेनिंग तरीका रहेगा। लाइफ के साथ कैसा होता है, जीवन में हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी वीकनेसेस को देखने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं हम उन लूप होल्स को देखने की कोशिश करते हैं, जहां से वो कचरा प्रवेश कर रहा है, जहां से नेगेटिविटी हमारे भीतर प्रवेश करते चले जा रही है? क्यों नहीं उसका एनालिसिस करने की कोशिश की जाती? क्यों नहीं व्यक्ति अपनी कमजोरी को झांक करके देखता है, कहां मैं कैसे मैं खोते चले जा रहा हूं? देखो, समझने की कोशिश करो। विचित्रता देखिए, प्राय कोई भी नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता, उस पर झांकने की कोशिश ही नहीं करता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास तो चल रहा है, कुछ भी तो नहीं है ऐसा। नमस्ते गुरुदेव, इसमें एक ही चीज पूछना है मेरे को। वीकनेस में एक खासियत होता है कि और लोग का वीकनेस बहुत जल्दी दिखता है, खुद में नहीं दिखता इजीली। इसके लिए क्या करना चाहिए कि खुद को समझ में आए कि हाँ मेरे में ये खोट है, इसको कैसे सुलझाएं? जब आप बिजनेस करते हैं तो दूसरी कंपनी का एनालिसिस करते हो क्या? वहां कैसे अर्निंग, कितनी अर्निंग हो रही है, वहां के लूपहोल्स क्या क्या है, वो देखते रहते हो क्या?
हाँ, एक तरह से तो दूसरा बिजनेस का भी एनालाइज करना ही पड़ता है कि इंपॉर्टेंस किसको देना है? केस स्टडी दूसरों की करते रहोगे कि लाइफ टाइम? और जिस बिजनेस को आप रन कर रहे हो उसे देखना पहले तो जरूरी है। आप जिससे अर्न कर रहे हो उसे देखना है ना, जिससे आप सरवाइव कर रहे हो, जीवन आप जी रहे हो। क्या होना चाहिए? क्यों व्यक्ति दूसरों के जीवन में हमेशा झांक कर देखते रहता है? वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी का हिसाब किताब लगाए लगे रहते हो, जीवन भर बिता देते, जीवन उसी में निकाल देते हो। पड़ोसी क्या क्या चल रहा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके घर में क्या हो रहा है। कभी अपने घर में भी रहा करो। दूसरों के घर में रहते रहते जिंदगी बिता दी, कभी तो अपने घर में आया करो। नहीं आना चाहिए। हाँ, पर खुद का खोट दिखता नहीं है जल्दी से। खुद का खोट दिखता नहीं है। नहीं दिखता है। देखने की कोशिश भी की है कि नहीं? पहले तो बताओ, दिखेगा तो बाद में। वो बोल रहे दिखता ही नहीं, खुद का खोट दिखता नहीं है। देखने की कोशिश कितने लोग करते हैं? अपनी कमियों को झांक करके देखने की, पहचानने की कोशिश कितने लोग करते हैं? सबसे बड़ा ड्रॉबैक सबका हम सबका यही है। महाराज जी, अपने को खोट तो दिखता है, हाँ। लेकिन हम इजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मैं गलती कर रहा हूँ। हमको जो कर रहे हैं वो सच ही लगते रहता है। नहीं नहीं, खोट दिखती नहीं है, खोट देखी जाती है। हाँ। देखना पड़ेगा। यस। दिखने और देखने में बहुत अंतर है। यदि खोट को हम देखेंगे तभी हम उसे दूर कर पाएंगे। पहली स्टेप है देखने की कोशिश होना चाहिए, समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश, यानी आखिर हमारी कमियां कहां हैं हर क्षेत्र में। क्यों नहीं ये दूर की जाती है, कि क्यों नहीं ये प्रोसेस अपनाई जाती है, हमें समझ में नहीं आता। क्या हो जाता है आखिर? बोली। एक प्रश्न है महाराज जी, अभी जैसे पहले बताया था कि अतीत के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। नहीं, प्रेजेंट में तो रहना ही चाहिए, लेकिन अतीत के बारे में भी सोचना चाहिए। मगर ऐसे हो जाता है कभी कभी कि अतीत के बारे में सोचते हैं और फिर अतीत में ही रह जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते उससे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, अतीत में ही रहते चले जाते हैं। वो वही सोचते, वो सोच फिर यानी सोचते ही रह जाते हैं, फिर वो फिर चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। उससे बाहर आना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्यों मुश्किल हो जाता है? कारण? वो सोच में ही हम यानी कंट्रोल वो सोच की तरफ दे देते हैं, हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते। यानी ऐसे वो जैसे अभी कुछ गलत किया है, उसका गिल्ट आ गया, ठीक है। तो वो गिल्ट का लूप चालू हो जाता है। फिर मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वही सोचना, फिर वो नहीं करना चाहिए आगे। या फिर अभी वापस प्रेजेंट में आ करके, हाँ अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आता है, फिर उसी में रह जाता है। वो गिल्ट की फिर लूप चालू हो जाती है। नहीं, जो न्यूट्रल होकर के समझने की कोशिश करेगा, जो संकल्पित होगा, वो उससे तुरंत निकल करके आएगा। यदि हम नहीं निकल कर पे आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं बाहर, तो फिर हमें आवश्यकता होती है किसी मेंटर की, किसी गुरु की, किसी ऐसे व्यक्ति की। यदि हम बहुत ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं उसी लूप होल में, उलझते चले जा रहे हैं, तो फिर तो आवश्यकता हो जाती है कोई आकर के हमें बचा ले। जाल में जब उलझता चला जाए व्यक्ति, अथवा भंवर में फंसता चला जाए पानी में, तब उसे आवश्यकता होती है। यदि आपको लगने लगे कि नहीं, हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बार बार न चाहते भी वहीं फिसलते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन यह भी तब होगा जब व्यक्ति सोचने वाला होगा। जो सोच ही नहीं रहा तो वो क्या कर पाएगा? नमस्ते महाराज जी, सबको पता रहता अपना क्या वीकनेस है, पर उस तरफ ध्यान नहीं देते। किसे पता है अपना वीकनेस? पहले तो हम ये जानना चाहते हैं।
सभी जानते हैं कि ये मेरा गलत हो रहा है, तो भी उसकी तरफ निग्लेक्ट हो जाता है, और कोई दूसरा और बताने लगा तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते। अभी तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं हमारी कमजोरी क्या है। इतना चिंतन ही नहीं करता व्यक्ति, कहां चिंतन करता है। यदि अच्छे से चिंतन करने लगे, हमें तो पूरा विश्वास है उसे वो अवश्य दूर करने की भी कोशिश करेगा। हाँ, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, अब जो एज इट इज ही बहना चाह रहा है, बट जो है सब छोड़ो छाड़ो, जैसा है चलने दो, कौन टेंशन ले, लोट क्या ले, छोड़ो, उसकी हम बात नहीं कर रहे। नमस्ते महाराज जी। अगर कर्म का उदय हमारे अपोजिट है, आहा, वाह वाह वाह। कर्म में डालने वाले आ गए, भाग्य में डालने वाले आ गए। मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा सोच आ जाता है ना महाराज जी। ऐसा तो कब लाना है, ये भाग्य वाली बात तब लाना जब पुरुषार्थ आप अच्छे से कर चुके हो, जब मेहनत कर चुके हो, जब उसे ठीक करने की कोशिश कर चुके हो, जब इतना एनालिसिस कर चुके हो तो और सारे एफर्ट डाल चुके हैं, और एफर्ट डालने के पश्चात भी जब सक्सेस नहीं मिल रही, तब भाग्य में लेकर के आने की बात कही गई है। अब क्या कर सकते हो, मेरे भाग्य में नहीं है, इतना ही लिखा था। पहली स्टेज में थोड़ी लगाना है भाग्य को। ये जो भाग्यवादी है ना, सबसे ज्यादा बेड़ा तो गर्क उन्होंने किया। सही बता रहे हैं। भाग्य कब लाना है, जब सारा पुरुषार्थ हम डाल चुकते हैं, तब भाग्य लाना है। जब रिजल्ट मिलने की बात आए, डे वन से भाग्य में नहीं लाना है, कर्म में मत डालो आप। कहावत आती नहीं, चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दो। वही है। हाँ, चलनी में दूध दो रहा है और कर्मों को दोष दे रहा है। क्या करे, मेरे यहाँ पात्र में जो दूध ठहरता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है। ऐसा सोचने वाले ज्यादा होते हैं ना महाराज जी। आप किस में हो? हम तो सभी ओर देखते हैं ना महाराज जी। सभी और देखते हैं। सब उसी में लगे रहते हैं, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, उसके चक्कर लगाते रहते हैं। पुरुषार्थ प्रधानी तो बनो पहले, भाग्य तो बहुत लेटर स्टेज में आएगा। पहले हम यह तो झांकने की कोशिश करें, हमारी गलती कहां हो रही है, हमारी कमी कहां रह रही है, हमारे जीवन में कहां हम फंस रहे हैं, कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस है, सबसे पहले उससे देखने की कोशिश करें। जहां हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, पहले वो तो कर पाए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं, इस ओर देखता ही नहीं व्यक्ति। सबसे बड़ी विडंबना यह है, अपने पास्ट को देखें, अतीत को देखें। हाँ, उसमें उलझ करके न रह जाए, हम ही मानते हैं, पर सीखने के लिए वो जरूरी है। हमारा अतीत कैसा था, मैं क्या क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी। फिर उसके बाद हमारा वर्तमान आता है, अब मैं क्या कर रहा हूं। वर्तमान को देखने के लिए फिर आगे उसकी स्ट्रेंथ्स, यदि मुझे अचीव करना है, मुझे पाना है, हाँ, तो मेरी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी है, कौन से, उसी के अनुसार मैं रास्ता बना करके, रोड मैप बना करके आगे चलूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो वो पास्ट भी, यानी वो हमारी कमियां, वो भी बहुत जरूरी है, और वर्तमान में हमारी स्ट्रेंथ, वो भी जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि वो जरूरी नहीं है। बिना उसके तो, बिना इन्वेस्टमेंट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं हो पाएगा। और साइमल्टेनियसली थ्रेट्स भी देखना है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं हमारी लाइफ में, कहां हम गिर सकते हैं, कौन हमें गिरा सकता है। चलो, गिराने वालों को तो भी बहुत दूर रखते हैं। पहले जो हमारे कंट्रोल में है उसी को तो हम एनालाइज कर लें। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी छोड़ दे अभी बात है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो?
क्यों जिंदगी को इतना लाइटली लेकर के चलते हैं? क्यों नहीं हो पाता है? ये बड़ी विचित्रता लगती है। जीवन हमारा अपना है। हाँ? हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं जो हो जाना चाहिए था, जो कर लेना चाहिए था? क्यों हम फंसते चले जा रहे हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। यहीं से रास्ता, इसी में रह करके ही रास्ता निकल करके आएगा। इसके बिना रास्ता नहीं निकल पाएगा। कोई ऊपर से नहीं आएगा, कोई ऊपर की शक्ति नहीं आएगी जो हमें इससे निकाल करके अलग रख दे। संसार में कुछ नहीं होता ऐसा। हा? कोई भगवान आ जाएगा, हमें उठा लेगा, बचा लेगा, हमें एक नई दुनिया में पहुंचा देगा जहां कुछ परेशानियां नहीं रहेंगी। ये सब कुछ नहीं होता है। हमें स्वयं अपना भगवान मानना पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी। लेकिन गुरु के सत्संगति से तो हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको उनकी तरफ, उनके चेहरे देखकर। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। उनका अनुकरण कर सकते हैं। तो वही तो बता रहे हैं। यदि सत्संग हमें ये की फील होने लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जाओ किसी के पास, वही बोल रहे हैं महाराज जी। किसी को अपनाओ, किसी से पूछो तो सही। लेकिन ये स्टेज भी तब आएगी जब व्यक्ति ये सोचेगा। जब ये सोचेगा ही नहीं तो उससे कहाँ ये विचार आएगा कि किसके पास मैं जाऊं, किसकी मदद लेने जाऊं, कौन मुझे बचा पाएगा, कौन मुझे संभाल पाएगा। अपनी जिंदगी अपने ही पैरों से चलना होता है। कोई हमारे बदले नहीं चल सकता। आप सोच रहे हो किसी के कंधे पर बैठ करके हम चल जाएंगे, नहीं हो सकता। हर एक की लाइफ उसी की होती है। सारी यात्रा अपने ही पैरों से हमें करना होता। अरे आप अपने बच्चे के बदले में भी नहीं चल पाओगे, औरों को तो छोड़ दो। उस बच्चे को भी अपना जीवन स्वयं जीना पड़ता है, नहीं जीना पड़ता। माँ बच्चे को खिला सकती है, रोटी बना करके दे सकती है, मुख में डाल सकती है, लेकिन पचा नहीं सकती। पचा सकती है। बच्चे को दूध पिला सकती है, दवा दे सकती है, भोजन दे सकती है, उसके लिए सराउंडिंग अच्छी बना सकती है, सारी अनुकूलताएं क्रिएट कर सकती है माँ। सही समय पर उसे भोजन करा सकती है, जो वो चाहता है उस प्रकार का भोजन बना करके दे सकती है, जब जब वो चाहता है तब तब बना करके दे सकती है। लेकिन एक सीमा के बाद माँ के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। जो भोजन बच्चे के पेट में गया, माँ नहीं पचा सकती उसे। पचा सकती है? नहीं पचा। अब उसे पचाना बच्चे को स्वयं करना पड़ेगा। ये कार्य अब हमारे आश्रित है और किसी और के आश्रित नहीं रहेगा। जीवन में भी ऐसे ही होता है। बहुत कुछ हमें अपने ही पैरों से चलना पड़ता है, अपने ही हाथों से करना पड़ता है, अपना जीवन स्वयं जीना पड़ता है। वो एक सपोर्टिंग रोल अदा कर सकते हैं, एक स्टेज तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। ये सोच तो आपको स्वयं लाना पड़ेगा। भगवान भी हमारे लिए नहीं सोच सकते। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ भावना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब हम किसी दुखी को देखते हैं तो हम धर्म ध्यान की भावना कर सकते हैं, हे भगवान इसके कष्ट दूर हो जाएं। थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, पर एक लिमिट के बाहर जाकर के इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप। और कोई किसी के बदले में ज्यादा नहीं भी कर सकता, नहीं कर पाएगा। अंततोगत्वा हमें स्वयं ही करना होगा। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में उस रियल हैप्पीनेस पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, उस रास्ते को स्वयं अपनाना होगा। उस रास्ते की शुरुआत उस एनालिसिस से ही होकर गुजरेगी। अपनी कमियों को हमें स्वयं खोजना होगा।
वो शुरुआत है, वो प्रारंभिक स्टेज है। जब आप दूसरों का एनालिसिस कर ले जाते हो तो अपना भी तो किया करो थोड़ा सा। बोलिए। हम जो अतीत में गलतियां कर, नमस्ते महाराज जी, जो हम अतीत में जो गलतियां करते हैं उसका थोड़ा संबंध हमारे वीकनेस से भी होता है, तो वीकनेस का एनालिसिस करना जरूरी होता है। हाँ ठीक है, गलतियां हो गई हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट करो ना। अब हो गई तो हो गई। दुनिया में किससे गलतियां नहीं होती? ह्यूमन बीइंग है वो, तो गलती का पुतला ही है। किससे मिस्टेक्स नहीं होती? होती, सबसे होती है। तो वीकनेस से रिलेशन आता होगा ना उसका। हाँ, तो उन कारणों को खोजने की कोशिश करो ना। क्यों गलतियां हो रही हैं, क्यों हो गई हैं अथवा हो रही हैं, क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहा है। जैसे आप कंपनी में करते हो उसको कट करो, जो भी हो रहा है फालतू का अननेसेसरी हो रहा है उसे हम रोकने की कोशिश करें। पहली स्टेज वो है, हाँ ये तो रुक गया, अब इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है, वो बात की स्टेज आएगी। क्या डिफिकल्ट है? इसे बोलने में अच्छा लग रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है कि इंप्लीमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है? क्या है? ऐसा विचार भी आता होगा। कई लोग सोचते हैं महाराज जी आप तो उसे बताते रहते हो, आपको तो उसे मुंह चलाना है आपको तो उसे बोलना ही है, लेकिन जिस पर बीतती है, जो जीता है उसे समझ में आता है। उस समय कुछ सूझता नहीं है। ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रवचन में अच्छे लगते हैं सब बातें, ऐसी है ना लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं घटती हैं उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है, रास्ता ही नजर नहीं आता है। ये सारा उपदेश धरा का धरा रह जाता है। उस समय हम क्या करें? ऐसा 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 तो नहीं सोच रहे। नमस्ते गुरुजी। एक्चुअली दिन में इतनी सारी क्रियाएं हो जाती है कि उसमें कौन से क्रिया में ऐसा सोचना चाहिए और कहाँ पे नहीं सोचना चाहिए, वहाँ पे ही उलझ के रह जाते हैं और फिर सिर्फ कंपनी में करके रह जाते हैं और घर में कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस रुक जाता है अपना। आपकी प्रायोरिटी क्या है पहले तो बताइए हमें लाइफ में। आपकी कंपनी है, आपकी फैमिली है, आपका रियल हैप्पीनेस है, आपका जीवन है, क्या है? हम ये जानना चाहते सर। मुख्यता क्या है आपकी जिंदगी? सब में बैलेंस करके चलना पड़ता है महाराज जी। जो व्यक्ति बैलेंस करेगा तो फिर अच्छे से रहेगा, उसको फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्ते गुरुदेव। बैलेंस ही सब कुछ है एक्चुअली। अगर बैलेंस है तो फिर प्रश्न भी नहीं आएंगे। और जो बात कर रहे हैं उससे सबसे पहला जो आता है जिज्ञासा का अभाव है, इसीलिए ये सारा हो नहीं पाता है कि मेरे जीवन में कुछ स्वॉट एनालिसिस का पहला स्टेप यही है कि हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं। तो वो जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये प्रश्न भीतर से उठाना पड़ेगा, स्वयं को उठाना पड़ेगा। आपके बदले और कोई नहीं कर पाएगा। शुरुआत वहीं से होती है। इस कारण आचार्य भगवान ने वो श्लोक लिखा है, वहां सिर्फ प्रश्न उठाए हैं और छोड़ दिया उन्होंने, उत्तर नहीं दिया। हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं मैं कौन हूं, फिर दूसरा प्रश्न उठाया, सोचो कि दृग्गुण मेरी क्वालिटीज क्या हैं, मैं कहाँ लैक कर रहा हूं। क्वालिटीज मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, जिसे आप वर्तमान में कहते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। सोचो अपने बारे में, प्रॉपरली एनालाइज तो करो, लिखो तो कहीं। वहीं से होकर के रास्ता निकल कर जाएगा और कहीं से नहीं आने वाला। अब आप कह रहे हैं क्रिया में इतने उलझ जाते पता ही नहीं चलता है, तो आपको ये नहीं पता अपन क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्या हमें पाना है, क्यों हमें पाना है। फ्लो विद द टाइम है ना, क्या कहते हैं लोग आप लोग, बस भाव में बहते चले जाओ, जो चल रहा है सब चलते चले जाओ। होता है कौन फ्लो विद द लाइफ, फ्लो विद द टाइम, जो हो रहा है होने दो। बोले इसमें हम टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कब अपनाना? जब सारे पुरुषार्थ आप कर लो, सारे एफर्ट्स डाल दो, सही तरीके को अपना लो, जब रिजल्ट मिलने की बात आए उस समय उसे इंप्लीमेंट करना। बस भाव में भाव आप, यानी जो उस स्टेज में अपनाना था व्यक्ति ने यहां लगा लिया, बस गलती ये हो गई है।
हमारे हाथ में पेपर लिखना था, हमने पेपर लिख दिया, अब हमारे हाथ में इसके बाद कुछ नहीं है। रिजल्ट अब हमारे हाथ में, पढ़ना आपके हाथ में था, क्वेश्चन पेपर लिखना आपके हाथ में था, वो कर दिया अब आपने। अब छोड़ दो, अब चिंता नहीं करो, अब जो होगा सो होगा, देख लेंगे। अब जो है सो है, जो हो सो हो। ये उस स्टेज में जाकर के लगाना, लोग ये पहले ही लगा लेते हैं, जो हो सो हो। ये आलसी लोगों की बात है, निष्कर्म लोगों की बात है, अकर्म लोगों की बात है। गुरुदेव, और एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हम लोग बोल रहे हैं, हाँ, और एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो वीकनेसेस है दिखते नहीं हैं, या फिर उनके प्रति हम सजग नहीं होते हैं, अवेयरनेस नहीं होता है। तो उससे पहले की जो स्टेज है जहाँ जिज्ञासा के मतलब जिज्ञासा जहाँ से जागती है, तो वो है उपरति है। तो हमें उपरति ही नहीं आ रही है, मतलब बार बार तवा गरम है, हम छू रहे हाथ भी जल रहा है, लेकिन हम फिर तवे के पास जा रहे हैं। तो वीकनेस तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि हम आदी हो गए हैं उस दर्द के लिए, तो हमें सजगता बिल्कुल नहीं आ रही है उसकी वजह से। कल हमने वो उदाहरण दिया था स्तंभे रमा का, जी, है ना। सब स्तंभे रमा बन करके उस हाथी की भांति जी रहे हैं, अपने क्षमता को भूल करके, और मान लिए हैं कि बस मेरा जीवन ऐसा ही है। वो हाथी तोड़ सकता है उस रस्से को, सांकल को तुरंत तोड़ सकता है, लेकिन उसकी आदत में आ गया है, नहीं मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसी में रम गया है वो। अब आप कह रहे हो कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं एक्टिविटीज़ में, हमें पता ही नहीं चलता, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, टाइम ही नहीं मिलता। अब ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो सोचना आपको पड़ेगा। ये तो सोचो आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप नेक टू नेक करे चले जा रहे हो, लेकिन क्यों, किसके लिए आखिर? हाँ, एक साइकिल चल जा रहा है आपका, 24 आवर्स का फिक्स हो गया है, लेकिन क्यों, किसके लिए? यह प्रश्न, यह जिज्ञासा आपके भीतर की होगी, तभी जीवन बदलेगा। अदरवाइज जो आज तक आप करते आ रहे थे वही भविष्य में करते रहोगे, जो चलता आ रहा था वही हमेशा चलता रहेगा, और जो पाते आए हों वही हमेशा मिलता रहेगा। आपने क्या पाया है सिवाय टेंशन के, सिवाय दुख के, सिवाय विकल्पों के? कुछ नहीं पाया है। बस यही मिलेगा भविष्य में, क्योंकि रास्ता वही अपनाते आ रहे हो जो आपने पूर्व में किया है, चला है। यदि आप कुछ नया पाना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, तो आपको उसके अतीत के रास्ते को बदलना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत उस सोच से होती है। सोचोगे कि नहीं, क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रेमन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। लास्ट टाइम में जीवन में सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो वो रिग्रेट पैदा हो उससे पहले ही अपना एनालाइज करो, एनालिसिस करना सीखो अपने आप का। देखो अपने आप को, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्यों लैग कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। प्राय जैसे हम यहाँ पर 80% आईटी इंडस्ट्री से लोग बैठे हैं, ईयर एंड में सबको पता है हमारी ये प्रोसेस होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस, मगर हर कोई उसमें ये देखना चाहता है मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या मैं, और जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन उसी डायरेक्शन में जाता है कि मुझे ये बताओ मैंने क्या अच्छा किया। कहीं पे भी उस पर फोकस कोई ये नहीं डालना चाहता है कि मैंने क्या गलत किया और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो शायद आप इस मंच से सबको वो एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर जब हम लोग ये सुधर जाएंगे कि मैंने क्या नहीं अच्छा किया और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो अपने आप आपका परफॉर्मेंस अगले साल सुधर जाएगा। एक बात आती है, व्यक्ति यदि ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो हमेशा जहां वह इम्परफेक्ट है उसको देखने की कोशिश करे। यहां उसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, यहां कभी संतोष नहीं आना चाहिए उसे। आज तो टाइम हो गया, बड़े अच्छे कहा, छोटी सी कथा आती है। एक बेटा था, पुत्र था, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाता था। जब उसके जो पेंटिंग बनाता था अपने पिताजी के पास लेकर जाता दिखाने के लिए, पिताजी हमेशा उसमें कमी बता देते, देखो उसमें ये कमी रह गई है। वो स्किल में जब कॉम्पीट किया,
बहुत अच्छे से जीत करके आया। सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही थी। पिता के पास आता दिखाता, देखो इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। फिर भी पिता बोलते, देखो इस पेंटिंग में एक छोटी सी कमी और रह गई। जिंदगी बीत गई उसकी, 10 साल बीत गए, कभी पिता ने उसकी तारीफ नहीं की, कभी प्रशंसा नहीं की। थक गया, हार गया, बड़ा परेशान हो गया। और एक बार उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं पिता को ही समाप्त कर दूं। देखना ये रियल घटना है। दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, लेकिन मेरे पिता ही मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। और इस भाव से वो पिता के पास पहुंच जाता है। पिता भाप जाते हैं, ये क्या चाह रहा है। पिता उससे कहते हैं, बड़ी शॉर्ट में सुना रहे हैं, बेटा वो दिन याद करो जब पहली बार तुम मुझे पेंटिंग दिखाने के लिए आए थे। यदि मैं पहले दिन ये कह देता तुमने बहुत सुंदर बनाई है, तो आज इस मुकाम पर तुम पहुंचते। जो आज पूरे देश के तुम सबसे बड़े पेंटर बन गए हो। मैंने हर बार तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हें कमाई दिखाई थी, और उसका परिणाम यह निकला कि तुम में और इंप्रूवमेंट आता गया। यदि मैं उसी दिन ही कह देता, शाबाशी दे देता कि बहुत अच्छा काम किया, तो तुम जहां थे वहीं रह जाते। मेरा उद्देश्य तुम्हें नीचे दिखाना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो था कि तुम बहुत आगे बढ़ते चले जाओ। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमने क्या पाया यह नहीं देखना चाहिए, क्या बाकी है यह देखना चाहिए। तभी व्यक्ति शुद्ध बन पाता है, सिद्ध बन पाता है। हमेशा यह सोचना चाहिए कि मुझ में कमी कहाँ रह रही है। आचार्य भगवान भी हमेशा कहते हैं, देखो अभी ये बाकी है। यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं, सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं, अरे अभी हम क्या कर रहे हैं। देखो वे मुनिराज कैसी साधना करते हैं, हम उनकी तुलना में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारी दृष्टि में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कहाँ तो वे और कहाँ हम। जब आप कंपैरिजन करते हो ना, उसके फ्लैट इतना अच्छा है तो आप देखते हो मेरा कम है, उसकी गाड़ी 50 लाख की है तो आप सोचते हो कि मेरी तो अभी तो 40 की है। वहां तो ही करते हो, लेकिन आपको लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, गुणों की विकास के लिए क्यों नहीं सोचते हो। वहां आप कंपैरिजन करते हो, उसके पास 4 फ्लैट है, उसके पास 4 गाड़ियां, उसका इतना पैकेज है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मुझ में कहां कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए कंपैरिजन क्यों नहीं होता है। तो उसकी शुरुआत उस वीकनेस की एनालिसिस से ही होती है। बस इतना ही कहना चाहते हैं, समय हो गया अभी। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।